जिस तरह से रिपोर्टिंग होती थी उसका अंश मात्र भी आज दिखाई नहीं देता है। भाषा, प्रस्तुति, शैली कहीं ना कहीं भौंडी होती चली गई। आप लोग तो खैर काफी समय तक भाप नहीं पाए कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कैसे जीतेगी और क्या रणनीति है जीतने का? वैसे तो दांत तोड़कर बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। जो लोग सरकार का हिस्सा बने हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो ईडी को फेस करें, इसलिए वो चले गए। अगर ईडी को काम करना है तो करे ना, ईडी सब पे करे। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडीआई बाद में क्या हुआ? नेचुरली करप्ट पार्टी, 71,000 करोड़ का गबन, और फिर मोदी जी हाथ मारते हुए अजीत पवार को पाए जाते हैं कि डोंट वरी, अब चक्की पीसिंग नहीं होगा अब आपका, अब आप हमारे यहाँ आ गए। तो इंडिया का गठबंधन तो बन गया। क्या लगता है आपको कि अगले 5 राज्य के जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर-दिसंबर तक ये गठबंधन स्टेबल रहेगा? इंडिया गठबंधन स्टेबल रहेगा। छुटपुट कोई एक आध दल इधर उधर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी में आपको कौन सा नेता है जो सबसे अच्छा लगता है? बीजेपी में अच्छे लोग जो हैं दबे हुए हैं। नाम नहीं लेंगे आप? मैं समझता हूँ दबे हुए हैं, इतना ही कहना काफी है। आप दिल्ली में, पंजाब में आपकी पतन का मुख्य कारण रहा है, और आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सत्ता के लिए आप लोग सबको इकट्ठे हो गए? सबसे पहली चीज, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया उन्होंने। इंडिया में इंडिया के मेंबर हैं। सरकारें रोजगार अच्छा दे पाती तो शायद भारत की जनता आपसे मुफ्त का उम्मीद छोड़ ही देती। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिल शारदा है। कैसे हैं अनिल जी? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं आलोक शर्मा, मैं अच्छा हूँ। जिस पे हमारा एक शो है ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड में हम तमाम नेताओं से ऑन द रिकॉर्ड तमाम तरह की सवाल जवाब करते हैं जी। जहाँ जिनके सरकार हैं वहाँ की बात होती है, डेवलपमेंट्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे बातचीत होती है। तो आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और रोज़ाना तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बैठते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। मुझे मतलब ये समझना है कि जब आप रोज़ाना टीवी डिबेट में जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, आप लोग मुद्दों का चुनाव कैसे करते हैं, और क्या कैसे ये तय होता है या फिर कौन तय करता है कि किन मुद्दों पे पार्टी का पक्ष रखना है, किस पे नहीं रखना है, बैकआउट हो जाना है? देखिए, मुझे लगता है 3 सवाल हैं आपके। सबसे पहला तो ये है कि किस मुद्दे पर जाना है, किस पर नहीं जाना है, क्या मुद्दे पर हमारा पार्टी का स्टैंड होगा। तो ये हमारी जो पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट है वो कलेक्टिवली, जॉइंटली, जिसमें जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और सब लोग हम हैं प्रवक्ता लोग, हम लोग मिलकर तय करते हैं कि इस मुद्दे पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसमें कहीं पर भी टॉप लीडरशिप का या हायर लीडरशिप का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरा, आपका सवाल आया कि माहौल कैसा रहता है टीवी डिबेट्स में। देखिए अनिल जी, पिछले लगभग 2012 से मैं टीवी स्टूडियोज़ में जाता हूं और तमाम मुद्दों पर तमाम चैनल्स में मैंने अपनी राय रखी। एक समय था जब दूरदर्शन, राज्यसभा, लोकसभा टीवी, उन पर एक हेल्दी डिबेट हुआ करती थी। धीरे धीरे वहाँ डिबेट्स खत्म हो गई और बाकी जो चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, उसके अंदर क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस स्पष्ट तौर पर नज़र आने लगा कि वो कौन से मुद्दे चूज़ करेंगे ये शायद आज बहुत पहले से बीजेपी तय करना शुरू कर देती है। ऐसा सुनने में आता है, अब कह तो नहीं सकते प्रामाणिकता से, कि पीएमओ पूरी तरह से इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। और जिस तरह से तमाम जो चैनल्स आज से 10 साल पहले, 2010 से लेकर आप देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर 2G हो, चाहे कोलगेट हो, तमाम मुद्दों पर, निर्भया हो, जिस तरह से रिपोर्टिंग होती थी उसका अंश मात्र भी आज दिखाई नहीं देता है। 1-2 टीवी चैनल्स पर जिस तरह से इनकम टैक्स और सीबीआई, ईडी के रेड्स तक भी हमें सुनने में आए, और जिस तरह से गूगल वगैरह के ऊपर डर का, एक भय का माहौल पर पैदा किया गया, तो कहीं ना कहीं आज अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो स्तर आज से 10 वर्ष पहले था, आज वो टीवी डिबेट्स में नहीं नज़र आता है। भाषा, प्रस्तुति, शैली कहीं ना कहीं भौंडी होती चली गई है। भौंडी प्रस्तुति हो गई है, बहुत फास्ट हो गया है। टीआरपी किसकी ज़्यादा आएगी और कौन कितना ज़्यादा सरकार के नज़दीक होगा, कौन कितना ज़्यादा सतही मुद्दों को उठाएगा, तो मुद्दों की गहराई कम हुई, भाषा का स्तर गिरा और एक एकांकीपन टीवी डिबेट्स में आ गया कि किस तरह से तमाम जो लोग वहाँ पर एक पक्ष के बैठ जाते हैं, 3-3, 4-4 लोग, एक आरएसएस समर्थक, एक
जर्नलिस्ट होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, एंकर प्रोड्यूसर ऑलरेडी बैठे ही हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम चैनल्स में जो डिस्कशन से दर्शक को, व्यूअर को एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, वो शायद पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। यही कारण है कि डिबेट्स के मुद्दे भी हल्के हो गए और डिबेट्स के व्यूअर्स कम हो गए। और आज हालत यह है कि यूट्यूब चैनल जो हैं वो नेशनल टीवी चैनल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो पूरा माहौल वहाँ का होता है, उसमें क्या मुद्दों को एंकर की तरफ से या फिर उस मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से मोड़ने की भी कोशिश होती है? नहीं, देखिए, मोड़ने की नहीं, पूरी तरह से दिशाहीन करने की और दिशा देने का प्रयास होता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो कुछ भी आपके ऐसी नजर में चीजें हो? लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है हेडिंग पे। उसके बाद जो है विस्मयादि जो चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, वो लगा दिया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई बात भी ना आए और उनका एजेंडा भी सेट हो जाए। मुझे याद है राहुल गांधी जी के ऊपर 2017-18 की बात है, गुजरात के अंदर इनकी कार के ऊपर अटैक होता है और पत्थर जो है वो शीशा तोड़ता हुआ गाड़ी के अंदर चला जाता है। और एक नेशनल टीवी चैनल पर ये कहा जाता है, सवाल पूछा जाता है, क्या राहुल गांधी को पत्थर फेंकने वाले लोग गुंडे हैं? और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ पत्रकारिता का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो उसका एक मूल आधार धर्म था, शायद वही कहीं ना कहीं दरक रहा है। एक नहीं 50 हैं। तबलीगी जमात हो, सुशांत सिंह वाला जो मैटर था वो वाला केस हो, रिया चक्रवर्ती वाला केस हो, जो 2-2 महीने 3-3 महीने खींचते चले गए केस। और उसके बाद मीडिया चैनल से जब उसमें तमाम जो अधिकारी जो इस पूरे पर्दे के पीछे थे वो फंसते हुए नजर आए, तो वो सब पर्दे से गायब हो गया। तो एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल इस तरह के हैं। हालत यह है कि जो अच्छे एंकर जिनको वास्तव में हम जर्नलिज्म करते हुए देखते थे, अगर एक एंकर हम बात करें एनडीटीवी पे रवीश कुमार, अगर उनका यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल देखेंगे, उस समय पर वो हमारे लिए बहुत बड़े आलोचक थे। वो हमारी एक हर सिद्धि का, हर विषय की पूरी तरह से तह तक जाकर समीक्षा करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट वास्तव में निर्भीक होकर आगे बढ़ना चाहता है, मुझे लगता है उनको दिक्कत है। क्या इन सब कारण से विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, उनके मुद्दों को, उनके विचारों को जनता तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है मीडिया के थ्रू? देखिए, मीडिया बहुत सेलेक्टिव हो गया है, सेलेक्टिव एंड बायस्ड हो गया है। मैं पूरे मीडिया की नहीं कहूँगा, कि मीडिया के बड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। अभी वर्तमान में पिछले हफ्ते सीएजी की रिपोर्ट आई, 7 बड़े बड़े घोटाले सामने आए। आयुष्मान भारत में आज एक दैनिक अखबार में पूरा एडिटोरियल लिखा गया है कि इसमें बहुत बड़ा शुरू से कमियां रही हैं। लेकिन आज लोग जाग रहे हैं जब सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं। नेशनल हाईवे के घोटाले आए, टोल के घोटाले आए, आयुष्मान से संबंधित घोटाले आए, पहले जो जल मंत्रालय था उसके घोटाले आए कि किस तरह से उसमें हुआ है। तो मुझे लगता है सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी को वैसे तो दांत तोड़कर बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन पहले एक समय था कि सीएजी सरकारों को हिलाती थी एक एक रिपोर्ट, चाहे वो तमाम विनोद राय जी, चाहे बीजेपी के ही पिट्ठू निकले बाद में, उन्होंने चाहे वहाँ कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगनी पड़ी उनको संजय निरुपम जी से। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज सीएजी की रिपोर्ट इतनी बड़ी आती है, उसके ऊपर मीडिया चैनल्स नदारद है कि एक कोई डिबेट भी करा ले। चाइना जिस तरह से घुसा, जिस तरह से अडानी का मुद्दा आया, बीजेपी कम अडानी का बचाव कर रही थी और मीडिया चैनल्स और उनके एंकर ज़्यादा कर रहे थे। ये मीडिया का धर्म हो, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, सोशल मीडिया कितना मददगार हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आम जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया लगभग 2010 के बाद से पावरफुल होना शुरू हुआ, जहाँ तक मेरी समझ है, और उसका सबसे पहले उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही तरह से बीजेपी ने किया। रूलिंग पार्टी कांग्रेस शायद उस चीज़ को भांप नहीं पाई और हम लोग सोशल मीडिया का बहुत उपयोग नहीं आप लोग तो खैर काफी समय तक भाप नहीं पाए कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। और बीजेपी उसका उपयोग भी और दुरुपयोग भी दोनों करके चली गई हमारे खिलाफ। जिस तरह का प्रचार और दुष्प्रचार दोनों किए उन्होंने, मुझे लगता है कि उसके बाद से 2012-13 के बाद से बहुत ज़्यादा आलोचक और कटु रहा सोशल मीडिया।
लेकिन उसके बाद 2014 के बाद से जब मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं लोगों को बायस दिखा, तो व्यूअर्स जो है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स और उसकी तरफ डाइवर्ट हुए। तब से सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ी। यही कारण रहा कि बहुत से लोगों ने अपने इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स भी चलाए, तो आज उनकी व्यूअरशिप लाखों में है। मुझे लगता है कि आज भी सोशल मीडिया का एक प्रभाव है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता का एक वर्ग आज भी सोचता है, अरे अखबार में आया था, अरे मैंने मोबाइल में देखा, अरे मैंने टीवी पे देखा। तो उनके प्रभाव उनको पड़ता है कि यार टीवी में अगर कोई चीज़ आ गई है तो वास्तव में सच ही होगी। अभी सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा आप ये देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ही एक चैनल हर चुनाव से पहले आमने आ जाता है। 2019 से पहले भी मोदी जी के नाम से एक चैनल आता है, नमो टीवी, और उसके बाद वो फिर चुनाव के बाद गायब हो जाता है और उसकी तमाम क्लिपिंग्स जो हैं उस समय पर सोशल मीडिया अच्छा, अभी फिर आ गया क्या? अभी फिर आ जाएगा, महीने 2 महीने में फिर आ जाएगा। पहले 2 चुनाव से मैं देख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये लगता है मुझे कि सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, लेकिन दुधारू तलवार है। उसकी अच्छे उपयोग भी उसका हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया क्योंकि आज भी पावरफुल है और उसकी, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रही है? देखिए मुझे लगता है कि पिछले 6-8 महीने से 1 साल से इम्प्रूवमेंट आया है। उससे पहले तो हम बिल्कुल धरातल में थे, रसातल में थे। अगर बीजेपी से हम कंपेयर करते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि एक तरफ बिल्कुल फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें धनाधन प्रोडक्शन था, और एक तरफ ये था कि हम सच्चाई भी जनता को नहीं बता पा रहे थे। हम पंडित नेहरू ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, हम बेसिक चीज़ों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है 1 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक और चीज़ इसी में मैं जोड़ देता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, कि आपने नेहरू गांधी का जिक्र किया। आपके नेता रहे, देश के नेता रहे, लेकिन जिस तरीके से नेहरू को भाजपा ने उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करी, कांग्रेस कभी उसको बेहतर तरीके से काउंटर नहीं कर पाई। ना उसके प्रवक्ता, ना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, और ना ही सोशल मीडिया पे। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसके 2 फेज हैं। एक फेज वो था कि जिस समय पर कर्म बोलता था, पंडित नेहरू के कर्म को देखने वाले लोग समाज में थे, चर्चा होती थी। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा मीडिया का उपयोग करके अपनी किसी तरह की अपना परसेप्शन बनाने में विश्वास नहीं रखती है। हाँ, लेकिन अगर कोई आप पे गलत लांछन लगाए तो उसको तो साफ करना जरूरी है। आता हूँ उस चीज़ पर। पंडित नेहरू के ऊपर बहुत लंबे समय से, क्या जिस समय से उनका उद्भव हुआ राजनीतिक पलटल पर, मुझे लगता है कि उसके बाद से ही आरएसएस उनको और उनकी नीतियों को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। हमेशा से पंडित नेहरू क्योंकि दूरदृष्टि रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे कि पंडित नेहरू का आज भी व्यक्तित्व, आज भी कद इतना बड़ा है कि अनिल शारदा आज भी पंडित नेहरू पे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। पंडित नेहरू ने देश को वो दिया कि जो आज भी हमारा जो विज़न है शायद उनसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं हम। उन्होंने पूरे विश्व को देखा। उस समय पर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, वो व्यक्ति कहता है ना हम इस धड़े में जाएंगे ना इस धड़े में जाएंगे, और हम नॉन अलाइन मूवमेंट लेकर चलेंगे। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, तीनों पर पंडित नेहरू का कोई सानी नहीं है। पंडित नेहरू को उन्होंने बार बार टारगेट किया। पंडित नेहरू को कहीं ना कहीं हम डिफेंड करने में कमज़ोर भी पड़े। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हम आक्रामकता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। चाहे वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने का विषय हो, चाहे कोई भी हो। हम कह रहे हैं आप जो आज एम्स है, IIM हैं, IITs हैं, इसरो है, तमाम चीज़ें आप देखिए। वो व्यक्ति उस समय पर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसकी चिंतन था कि भाई आप यहाँ इसरो होना चाहिए, यहाँ भाभा एटॉमिक पावर प्लांट होना चाहिए। वो व्यक्ति उस समय पर सोच के चला गया जब हमारे पास खाने के दाने नहीं थे। PL 480 जैसे कानून से बंधे हुए थे, लाल गेहूं खा रहे थे हम लोग। उस समय पर उस व्यक्ति ने वो रास्ता दिखाया कि आज हमारे CEOs नासा में हों, कहीं पर बैठे हैं, सिलिकॉन वैली पंडित नेहरू की वजह से आज इंडियन से भरी हुई। तो उस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। कहीं अगर उनको डिफेंड करने में कमी रही होगी तो हमारी रही होगी। हालांकि उस समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लेकर के नेहरू इतने भी मुखर नहीं थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है। देखिए मुखरता की बात ये थी कि उस समय प्रायोरिटीज बहुत अलग थी। आप देखिए संविधान नहीं था। 1952 में पहली
पंचवर्षीय योजना आती है, 51 में 52 में लागू होती है, और हम कहते हैं कि भाई किस तरह से हम भोजन की व्यवस्था करें, जो शरणार्थी हैं उनको घर पे छत कैसे दें हम, और किस तरह से हम पढ़ाई का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 साल में पूरा सब कुछ लूट खाया था। तो उसके बाद देश को खड़ा करना बहुत ही छोटे से रिसोर्सेज में, 30-32 रुपया पर कैपिटा इनकम थी हिंदुस्तान की, आज 1,32,000 रुपये है। तो वो पूरा एक जो दौर चला है पूरा 100-125 वर्षों का, कि भाई किस तरह से 47 के बाद से हम 47 भी छोड़िए, लगभग 25-26 के बाद से, जब से कांग्रेस भी मजबूत हुई, ब्रिटिशर्स मजबूत नहीं हुए, कमज़ोर हुए, तो जो लगभग एक दौर जो रहा हमारा, और आज़ादी के बाद के 76-77 साल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया। मजदूरों से लेकर, अफसरों से लेकर, नेताओं से लेकर, सबने इस राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका दी है। ठीक है, एक सीधा सवाल, हाउ कैन कांग्रेस विन अगेंस्ट बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कैसे जीतेगी और क्या रणनीति है जीतने का? देखिए, दो विषय हैं। एक तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा विषय यह है कि 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 5 में से, एक में बीजेपी की है, 2 में इंडिपेंडेंट्स हैं या छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी वहां पर राज्यों में भयंकर है। दूसरा, जो मोदी जी का एक जादू था झूठ का, जिस तरह से झूठ का आवरण पहना के पूरे देश को उन्होंने गुमराह किया, अब देश समझने लगा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो एक जो हमारी, जहां पर हम अपोजिशन में हैं, वहां पर जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी विफलताएं हैं, उनको हम हाईलाइट करेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी चोरी की हुई सरकार है। दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, आप देखिए विकास ने एक नए आयाम को छुआ है। राजस्थान के अंदर 2.03 जीडीपी ग्रोथ रेट था 2018 में, और वही बढ़कर आज 11.5 के करीब है। लगभग 5.5 गुना जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान का बढ़ा है। राजस्थान आज सोलर पावर के ग्रोथ रेट में गुजरात से भी आगे है। वहां पर जिस तरह से महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपये का गैस सिलेंडर, राइट टू हेल्थ, ओल्ड पेंशन स्कीम और तमाम योजनाएं जो गहलोत सरकार लेकर आई है, उससे समाज के अंदर पूरी तरह से एक पॉजिटिव मैसेज गया है। छत्तीसगढ़ की बात अगर करें हम, तो छत्तीसगढ़ में भी वही सिचुएशन है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम आरोपों के बावजूद उस सरकार ने विकास के नए आयाम दिए हैं, और उनके जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स जो बीजेपी के थे, वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है, वो एक बार दोबारा से 75 पार का जो हमारा लक्ष्य है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता रिपीट करेगी। अब जब आपने 5 राज्यों के इलेक्शंस की बात कर दी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले उधर चला जाऊँ और बाद में इधर आऊँगा, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला सवाल अभी भी बाकी है, इसकी स्ट्रेटेजी अभी क्लियर नहीं है जी, है ना? अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो मैं राहुल गांधी से लेकर के शुरू करता हूं कि आपने भारत जोड़ो यात्रा किया और आपने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे जी। ठीक, मोहब्बत की दुकान आपकी खुली भी, कर्नाटका में खुली, हिमाचल प्रदेश में खुली। लेकिन जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप 500 रुपये सिलेंडर की तो बात कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में, 4.25 साल कह लीजिए, 16 प्रतियोगी परीक्षाएं हुई और 16 के 16 पेपर लीक का 20 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया। इसका कारण क्या रहा? देखिए, मैं बताता हूँ। पेपर लीक में एक बहुत बड़ा मैं केवल, मतलब इसको हम थोड़ा कैजुअल डिस्कस करते हैं आलोक सर, मतलब मैं अपने समझ के लिए पूछना चाहता हूँ कि होता कैसे है। मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का 2 बार इंटरव्यू मैंने दिया। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को मैं कई वर्षों तक पढ़ाता रहा, एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी से लेकर। मुझे सबकी फंक्शनिंग का बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट एक अंदाजा है। जो अच्छी बात है, फिर अच्छे से समझ में आएगा। पेपर लीक होना हाँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। पेपर लीक होने के बाद उसमें किसी राजनीतिक दल के लोग इन्वॉल्व हों, ये और भी दुख की बात है। कम से कम राजस्थान में वो नहीं था।
16 पेपर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ। 6 पेपर हैं जो आउट हुए, और उसके बाद पेपर हुए लगभग 100 के करीब। अगर सारे देखें आप, पटवारी से लेकर पीएससी से हाँ, लेकर, मतलब लगभग 100 के करीब 5 साल में पेपर हुए। 100 में से 6 पेपर आउट हुए। एक पेपर जो आउट हुआ, उसमें जिसने पेपर आउट में हुआ उसका बिल्डिंग को गिरा दिया गया बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की गई। और उसके बाद से पिछले 1 साल में कोई राजस्थान में पेपर आउट नहीं है। पिछले 1 साल की बात में मुझे जहां तक ध्यान है, पेपर आउट होने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आज से कुछ साल पहले जो बड़े बड़े माफिया इस खेल के थे, जो आउट ऑफ बॉक्स हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये कहीं ना कहीं आज विदेशों से भी इसके तार जुड़े हुए। जो पेपर का जो सर्वर है, सर्वर मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके भी तो आप कह रहे हैं कि मतलब सर्वर को हैक कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसको केंद्र सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि भी ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 4-5 साल में मैक्सिमम राज्यों के पेपर आउट हो रहे हैं। मैं इसको केवल बीजेपी कांग्रेस तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। पेपर आउट होना ही अपने आप में बहुत दुखद चीज है। जो पेपर ऑनलाइन चल रहे हैं वो मैक्सिमम आउट हुए हैं। आप शांति से देखिए उस चीज को। जो पेपर कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप गुजरात जैसी एडवांस स्टेट में पिछले 1 साल में 22 पेपर आउट हुए थे। उनकी हमने बाकायदा लिस्ट जारी की, वास्तव में थे। यूनिवर्सिटी के जो 2 पेपर हार्ड कॉपी बटे यूनिवर्सिटी में, वो आउट नहीं हुए, और जो सॉफ्ट कॉपी कॉलेजेस में गई, वो कहां से क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फॉरेन के एंगल से कहीं पर इसमें कोई सूत्र हैं, तो केंद्र सरकार को इसमें काम करना चाहिए। दूसरा है कि राजस्थान पहला राज्य था जिसने पेपर आउट और लीक होने पे उम्र कैद की सजा की बात की। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक होने पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं ना राजस्थान की सरकार को बचाना चाहता हूं, ना गुजरात की, ना उत्तराखंड की। मैं किसी सरकार को नहीं बचाना चाहता हूं। लेकिन व्यापम जैसा जो कांड हुआ, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर अंदर चला गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई या सुसाइड हुए, उसकी जांच आज तक इनकम्प्लीट है। वो बहुत ज्यादा दुखद है। पेपर आउट हुआ, एक्शन हुआ, दोबारा पेपर हुआ, बच्चों को कहीं ना कहीं एक रास्ता मिला। अभी हरियाणा में 4 दिन पहले मैं रणदीप सुरजेवाला जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि मैक्सिमम पेपर आउट हो गए, रिपीट हो गए क्वेश्चंस उसके अंदर, मतलब नकल कराने के अलग अलग तरीके आ गए, और वो गलत है छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी रूप में। क्योंकि छात्र जो हैं वो पूरी तरह से अपने घर परिवार के ऊपर निर्भर होते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, और कई कई साल बर्बाद हो जाते हैं उनके। इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि 2018 से लेकर 19 से लेकर तमाम रिक्रूटमेंट होने के बाद भी बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। रेलवे के अंदर कई हजार पदों पर बच्चों का रिक्रूटमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। आज की सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पेपर लीक होता है, दुखद है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो बेचारे आज भी दिल्ली में हमारे कार्यालय में घूमते हैं कि साहब मैं यूपी से आया हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं बिहार से हूँ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, हमारा कहीं हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है कि आप मान रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा, मैं राजस्थान से ही सवाल ले रहा हूँ, उसी मोहब्बत की दुकान वाली बात को लेकर के, कि वहाँ पे जब से आपकी सरकार आई है, अगर मैं एनसीआरबी का डेटा देखूं 2021 का, तो उसमें साफ साफ है कि दलित पिछड़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा अपराध के मामले, और भारत में दूसरे नंबर पे राजस्थान आज के डेट में आ रहा है। 2021 में राजस्थान में अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ 14.7% मामले दर्ज किए गए, और वहीं आदिवासी जनजाति समुदाय के खिलाफ, मतलब उनके साथ जो घटनाएं हुई, उसमें 24% मामले दर्ज किए गए। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है सर? इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो आप महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 साल की आदिवासी बच्ची के साथ वहाँ पे मैं बताता हूँ, दुष्कर्म होती है, हत्या होती है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, 7 रेप पर डे हैं। आपने कहा 2021 के आंकड़े, 2021 के जो आंकड़े हैं उसमें जो महिलाओं के प्रति अत्याचार है, रेप हटा दीजिए, अत्याचार के जो आंकड़े हैं वो एनसीआरबी के पहले जो डाटा पर हैं, लगभग 13 राज्यों में से
मात्र 2 ऐसे हैं जो कांग्रेस के पास हैं, और वो भी बाद में हमारे पास आए हैं। 11 जो हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं। लेकिन इसको मैं बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में भी नहीं बांटना चाहता हूँ। अच्छी बात है सर, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं इसके बाद देखिए, मणिपुर की इतनी भयंकर घटनाएं हुई, पूरा बीजेपी और पूरा मीडिया का जो उनको पोषित वर्ग है, उसने उसको मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से तुलना करना प्रारंभ किया। मैं उसके सख्त खिलाफ था। अगर एक रेप कहीं पर भी होता है, वो रेप चाहे राजस्थान हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, वो रेप है। 2018 के अंदर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था SC/ST एक्ट को लेकर। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, SC/ST एक्ट में तमाम प्रावधानों को बदला जाए, लेकिन संसद ने उसको पलट दिया था। इसके बाद हुआ ये कि जिस तरह से ट्राइबल एरियाज में खास तौर पर जो केसेस का रजिस्ट्रेशन था वो बढ़ा एकदम। उसके क्या कारण है सामाजिक, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राजस्थान में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्वाभाविक है कि ट्राइबल्स के केसेस वहाँ ज़्यादा आएंगे। आप उड़ीसा, मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है? मैं आता हूँ। जहाँ तक बात आप NCRB के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, NCRB के आंकड़े 2021 के बाद से क्यों नहीं आए हैं 2 साल से? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद ये आंकड़े बदल चुके हैं और 2024 के लोकसभा से पहले कोई आंकड़ा नहीं आएगा। किसी एक साल में जब कांग्रेस के ज्यादा थे, वहां पर आंकड़ों को रोक दिया गया। और अगर टोटल आप महिलाओं पर अत्याचार की बात करें तो 13 में से 11 राज्य पहले जो हैं वो बीजेपी के हैं। यूपी उसमें नंबर 1 है। लेकिन बात यह आती है कि आपने रेप हुआ राजस्थान में कहीं पर भी, जोधपुर में एक रेप हुआ, 3 ABVP के कार्यकर्ता जेल के अंदर चले गए। क्या राजस्थान की सरकार ने काम नहीं किया? आप सवाल पूछिए, कटघरे में खड़ा कीजिए, मैं भी आपसे पहले पूछूंगा। लेकिन हाथरस जैसी घटना, कठुआ जैसी घटना कि बीजेपी के लोग 8 साल की बच्ची के साथ कई दिन तक बलात्कार हुआ और बीजेपी के लोग उसके पक्ष में, रेपिस्ट के पक्ष में रैली निकालते हैं। बिल्किस बानो के लोगों को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है गुजरात सरकार को कि आपने इस तरह की दरिंदगी वाले लोगों को किस तरह से छोड़ दिया और आप मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आप उनको हार पहना रहे हैं। ऐसा कम से कम कांग्रेस में कहीं नहीं मुझे देखने को मिला। अगर कहीं पर देखने को मिलेगा तो सबसे पहला आलोचक मैं रहूंगा। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, हाथरस की घटना हुई, SIT बनी, क्या देश को पता चला क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का भी रिजल्ट नहीं आता है। अहमदाबाद 5वें नंबर पर है कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता है। बच्चियों के रेप में 6ठे नंबर पर है अहमदाबाद शहर जो। हमने तो कभी नहीं कहा कि रेप कैपिटल बन गई। संसद में हमने निर्भया केस हुआ तो रेप कैपिटल सुना। आज NCRB के आंकड़े 2 साल से आ ही नहीं रहे। गुजरात के अंदर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा हजार महिलाएं, 40-45 हजार बच्चियां और महिलाएं गायब हैं पिछले 4-5 साल से, लेकिन मीडिया के साथ ही उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं। फिर कहूंगा मैं, राजस्थान की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और अगर बाकी राज्य भी उसको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं डर और भय रहेगा। एक बुनियादी सवाल मैं पूछूंगा सर, क्योंकि भले सख्त से सख्त कार्रवाई आप करने की बात कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, ग्राउंड पे वो चीज़ें दिख नहीं रही, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा ये है कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे ABC अन्य पार्टी किसी की भी हो, आपके यहाँ अगर होता है तो आप उन सारी चीज़ों पे सवाल नहीं करेंगे, उनके यहाँ होगा तो वो अपनी चीज़ों पे सवाल नहीं करेंगे। आप सब मिलके झालमाल बनाते हैं और आम जनता को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं कि भाई आप लोग ठगे जा रहे हैं, हमने तो यहाँ पे बैठना है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप एक बहुत ही शानदार वक्ता हैं, शिक्षित हैं, काफ़ी PhD होल्डर हैं आप, और आप जैसा कि आपने बताया कि आप शिक्षक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप इन बुनियादी चीज़ों से काफ़ी दुख में होते होंगे। अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य को हटा दें और आम जनमानस की ओर से अगर हम सोचें, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता को ठगा जा रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर ठग रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते। अगर कहीं पर मेरी पार्टी से गलती है तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। सोल्यूशन भी तो नहीं पता नहीं, चलता ऐसा है। नहीं, सॉल्यूशन भी है।
निर्भया केस हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी ना, 5 जो दरिंदे थे उनको 5 को फांसी हुई ना। पिछले 9 वर्षों में मुझे एक बताइए फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई हो और दरिंदों को फांसी हुई हो। निर्भया फंड, निर्भया फंड सब राज्यों में मैक्सिमम आप देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से वहां पर वो उसकी दुर्गति हो रही है, उसको यूज इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राजस्थान उसमें नंबर 1 है यूज करने में निर्भया फंड को, छत्तीसगढ़ नहीं है, जबकि मैं ये भी स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन मोदी जी ने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद तमाम जितने केसेस आप देखिए, मैक्सिमम लोग चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर बीजेपी उनको बचाती हुई पाई गई। मतलब लोगों को ये लगाना पड़ा कि बेटी को बीजेपी के नेताओं से बचाओ, ऐसा मैसेज लोगों में गया। कितने हीनियस क्राइम्स हैं, 96 सांसद ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं इनके। कांग्रेस का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस अपने लोगों को इस तरह से, गलत लोगों को नहीं बचाती। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। फिर भी मैं कहूंगा एक भी अत्याचार महिला पर होना गलत है, हर हाल में गलत है, नहीं होना चाहिए। समाज है, 140-41 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ, देश की आबादी है। कुछ गलतियां सरकारों से हैं, कुछ समाज में भी त्रुटियां हैं, सब दूर होना चाहिए। कांग्रेस की वर्तमान विचारधारा क्या है सर? देखिए, कांग्रेस की हमारी विचारधारा सीधा सीधा है, जो हमारा देश का संविधान है वही हमारी विचारधारा है। वो चाहे उसके आर्टिकल्स हैं, चाहे वो शेड्यूल हैं, किस तरह से देश को आर्थिक प्रगति देनी है, कैसे देश को एकता के बंधन में, सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना है, कैसे सीमाओं को सुरक्षा देनी है, जो संविधान कहता है कांग्रेस की वही विचारधारा है। तो इंडिया का गठबंधन तो बन गया। क्या लगता है आपको कि अगले 5 राज्य के जो इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर तक ये गठबंधन स्टेबल रहेगा? देखिए, मुझे लगता है सवाल में काफी दम है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईडी, सीबीआई, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुना उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कहीं डर दिखाना, कुछ लोगों के जेल में लोग हैं उनको बताना कि भी बाहर नहीं आ पाओगे अगर इंडिया में रहोगे। और अभी पवार साहब ने कहा भी कि जो लोग हमें छोड़ के गए हैं या सरकार का हिस्सा बने हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो ईडी को फेस करें, इसलिए वो चले गए। देखिए, तो पूरा देश ही जान रहा है। मतलब करप्शन तो था ना, एक ऐसी करप्शन, ईडी में केस हो जाने से करप्शन था कि नहीं, कह नहीं सकता मैं। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% से भी कम है। अगर ईडी को काम करना है तो करे ना, ईडी सब पे करे। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडीआई बाद में क्या हुआ, मुकुल रॉय हों, शुभेंदु अधिकारी हों, जिन जिन की सीडीआई सब बीजेपी में चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है, गडकरी साहब ने भी कहा कि उनके पास कोई साबुन जो है वो इको फ्रेंडली साबुन है। मतलब वो धोते हैं और वो पूरा जो है वो बीजेपी में ले जाते हैं। नेचुरली करप्ट पार्टी, 71,000 करोड़ का गबन, और फिर मोदी जी हाथ मारते हुए अजीत पवार को पाए जाते हैं कि डोंट वरी, अब चक्की पीसिंग नहीं होगा अब आपका, अब आप हमारे यहाँ आ गए। मैं पिछले इंटरव्यू में बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल मैंने पूछा था। खैर, ये इंडिया गठबंधन क्या? इंडिया गठबंधन स्टेबल रहेगा। छुटपुट को एक आध दल इधर उधर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। लब्बो लबाब 90-95% जो इंडिया के दल हैं वो इसमें रहेंगे और इसमें और भी जुड़ेंगे। अच्छा, ये जो पूरा गठबंधन है, ये क्या सिर्फ केंद्र का जो चुनाव है, जनरल इलेक्शन लड़ने का, वहीं तक सीमित है या फिर स्टेट के लिए भी है? अनिल, देखिए, अगर दोनों चीजों को नहीं लेकर इंडिया गठबंधन चलेगा तो स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर राज्यों के चुनाव में हम आपस में सरफुटअव्वल करेंगे तो लोकसभा में हमारा वर्कर कैसे हमें स्वीकार करेगा? अगर राज्यों में 2 दल आपस में लड़ रहे हैं तो लोकसभा में इकट्ठे कैसे हो जाएंगे वो? तो मुझे लगता है कि राज्यों के लिए भी रहेगा और केंद्र के इस चुनाव के जनरल इलेक्शन के लिए भी, दोनों के लिए रहेगा और पूरी तरह से मजबूती से लड़ेगा ये। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी में आपको कौन सा नेता है जो सबसे अच्छा लगता है, उसकी कार्यशैली पसंद है? देखिए, मुझे लगता है हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत ज़्यादा कार्यशैली से मैं वाकिफ नहीं हूँ, और वैसे भी अब 2 ही लोगों का नाम वहाँ पर आता है, बाकी को तो कहीं कोई अता पता है ही नहीं। तो किसी की कार्यशैली मीडिया को ही नहीं पता चल पा रही, को कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। लगता तो ऐसा है पीएमओ ही पूरे देश को चला रहा है।
मोदी जी का एक नारा था, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। वैसे तो नारे उनके हर 6 महीने में बदल जाते हैं, लेकिन शायद मीडिया के साथ ही भूल गए होंगे। उसके बाद पीएमओ में आज लगभग 100 ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं। नरसिम्हा राव जी के समय में 37 हाईएस्ट फिगर था, मनमोहन सिंह जी के समय में 57 हाईएस्ट था, आज 100 के करीब है। हमें तो पता चला है कि मंत्री अपना पीएस भी नहीं रख पा रहे हैं। बताइए। तो हालत ये है, तो किसकी कार्यशैली क्या है उसका तो नहीं पता, लेकिन हर पार्टी में मैं नहीं मानता कि अच्छे लोग नहीं होते हैं, अच्छे लोग दब जाते हैं, और बीजेपी के अच्छे लोग उन दबे हुए लोगों का कोई नाम तो ले लीजिए सर। बीजेपी में अच्छे लोग जो हैं दबे हुए हैं। नाम नहीं लेंगे आप? मैं समझता हूं दबे हुए हैं, इतना ही कहना काफी है। पीएम मोदी साहब का 5 अच्छी चीजें जो आपको लगती हैं। सबसे पहली चीज तो यह है, देखिए कहीं ना कहीं उनका टीम वर्क है, मेहनती है, इन 2 चीजों को डिनाई नहीं कर सकते आप। तीसरा, उनका शिकंजा बड़ा मजबूत है अपनी पार्टी के ऊपर। उनकी पार्टी में उनसे बगैर पूछे पत्ता नहीं हिलता है। हमारे यहाँ पर शायद लोकतंत्र इतना ज़्यादा है, कई बार स्टेटमेंट्स इधर उधर की आ जाती हैं। उनके यहाँ पूरा डिक्टेटरशिप है, पूरी तरह से तानाशाही है, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सरकार में। हम बहुत लिबरल थे, अब वो अच्छाई मान लीजिए या प्रश्न चिन्ह मान लीजिए। आज मंत्री महोदय जो हैं वो बाइट नहीं दे सकते आके। अगर जीन्स और टी शर्ट पहन के एयरपोर्ट पर चले गए तो पीएमओ को पता चल जाता है। और पेगासस का भी पता चला कि पेगासस लगा दिया था बहुत लोगों के मोबाइल में। अपने नेताओं में भी। हाँ, अपने नेताओं के यहाँ। अब कितनी सच्चाई है तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छाइयों से ज्यादा जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला है इस सरकार ने, आने वाली पीढ़ियां कभी बीजेपी को माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से तमाम चीजों को समाप्त किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पिछले 70 साल में धीरे धीरे ग्रो करके डेवलप हुई थी, उनको जैसे क्रश किया है, रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल धता बता दिया है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। सीएजी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एक सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पा रहा है। रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर सीबीआई के कार्यालय को घेर लेती है कि राफेल पे कहीं सुबह एफआईआर ना हो जाए, और उसके बावजूद देश का मीडिया खामोश रहता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने देश के संवैधानिक ढांचे को हिला दिया है। अच्छा सर, मैंने बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है, इस चीज़ के लिए मैं कैमरे पे बोल देता हूँ जिस चीज़ के बारे में बहुत जानकारी ना हो। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि शुरू से इलेक्शन कमीशन में जब भी मतलब इलेक्शंस हुआ करते थे, जनरल इलेक्शन, तो उसमें सीजेआई को अनिवार्य रूप से रखा गया था। इस बार एक बिल लाया गया, बिल लाके उस चीज़ों को बदल दिया गया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये पहली बात तो जायज़ है, और दूसरा, अगर सीजेआई उस कमेटी से हट जाते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा पूरे इलेक्शंस सिस्टम को? देखिए, कायदे से सीजेआई को नहीं हटाया गया है, कायदे से इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें एक मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री, सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन का आप दर्जा नहीं देना चाहते हैं किसी को, चीफ जस्टिस को आपने हटा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत सख्त टिप्पणी आई थी कुछ दिन पहले कि एक इलेक्शन कमिश्नर को 48 घंटे के अंदर रेजिग्नेशन, फिर यहाँ ज्वाइनिंग, सब कुछ हो गया, पीएमओ से फाइल क्लियरेंस, डीओपीटी से, सबसे हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई क्या अर्जेंसी थी इसमें ऐसी? इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह से बाध्य है, वो अकाउंटेबल है पूरी तरह से संविधान के प्रति, उस सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति वो अकाउंटेबल है, संसद के प्रति अकाउंटेबल है। वो एक ऐसी संस्था है जिसकी जो सैलरीज हैं वो भी जो हमारा एक अलग फंड है जो सरकार के अधीन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वहां से आता है ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सके। लेकिन अगर वहां पर पक्षपात वाले लोग पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में दिक्कत होगी। कर्नाटक का चुनाव देखिए आप, अभी
50 के करीब हमने कंप्लेंट्स दी अमित शाह जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, एक पर भी एक्शन नहीं हुआ। अगर हमारी कंप्लेंट गलत थी तो आप कहते साहब ये कंप्लेंट गलत है, क्रॉस, हम इस कंप्लेंट को यहीं बंद करते हैं। तो क्या रिप्लाई भी नहीं आया? रिप्लाई भी नहीं आया। या तो आप एक्शन लीजिए हमारी, अगर कंप्लेंट ठीक है तो। अगर देश के प्रधानमंत्री या तो उसे बजरंग बली खारिज कर दीजिए या उसको खारिज कीजिए। जब देश का गृह मंत्री कहता है कि अगर फला पार्टी की सरकार आ गई तो इस राज्य में दंगे हो जाएंगे, क्या इलेक्शन कमीशन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? एक हुड़दंगी संगठन बजरंग दल, उसकी तुलना हमारे इष्ट बजरंग बली से देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को वहां पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? मुझे लगता है 50 के करीब कंप्लेंट गई, एक पर एक्शन नहीं हुआ। तमाम सवाल हैं। असम का चुनाव मुझे याद है, अनिल आपको भी याद होगा, एक मारुति कार में, एक बोलेरो में ईवीएम मिली। क्या आज तक वो लोग कहां हैं? कौन अकाउंटेबल है? सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल होती है, उसमें तमाम सबूत दिए जाते हैं। आज तक देश को यह नहीं पता कि कितनी ईवीएम सरकार ने खरीदी है, इलेक्शन कमीशन ने खरीदी। उसके आंकड़ों में फर्क है बहुत। इलेक्शन कमीशन को बहुत से सवालों के जवाब देने होते हैं, इलेक्शन कमीशन भाग जाता है। हम कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर तमाम सवाल हैं। एक पार्टी मात्र है बीजेपी जो इलेक्शन कमीशन की पूरी तरह से वकालत करती है, ढोल लेगा, नहीं 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 वो बहुत बढ़िया, नहीं 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 वो बहुत बढ़िया। पूरा विपक्ष कहता है भाई ये सवाल है, इनके जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिया, मतलब हनुमान जी पे सवाल उठा दिया जैसे आपने। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने का जो प्रयास बीजेपी कर सकती है वो करेगी। और इससे चुनाव कितना इफेक्ट होगा फिर? पूरी तरह से इफेक्ट होगा। जब देश के प्रधानमंत्री वोटिंग वाले दिन भी ऐसे करके वोट डालेंगे और कमल का फूल लगाकर वोट डालेंगे, तमाम चीजों का प्रभाव होता है। तो जो आप सारे विपक्ष के लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, आप लोग अपने आप को क्या महसूस करते हैं फिर ऐसे पोजीशन में कि आपका कोई सुनता नहीं है? तब देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी मैक्सिमम संवैधानिक संस्थाएं हैं आज उनके कब्जे में हैं। आप RTI लगाइए सरकार के पास, अगर उस RTI का उत्तर सरकार के खिलाफ है तो मैक्सिमम RTI का जवाब नहीं आएगा, उनको खारिज कर दिया जाएगा। आएगा भी तो लिंगर ऑन कर दिया जाएगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपील में चले गए, आप कमिश्नर के यहाँ चले गए, वो चीज चलती रहेगी। RTI के कानून को कमजोर कर देना, जनता के अधिकारों को कम कर देना इस सरकार का मूल काम रहा। UPA 1, UPA 2 में हमने अधिकार दिए, हमारी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, फूड सिक्योरिटी बिल दिया, महिलाओं को 2007 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में प्रॉपर्टी में राइट्स दिए। और इस सरकार ने मैक्सिमम जो है गारंटी और अधिकारों को छीना। जहां जहां पर फ्रीडम थी लोगों को बोलने की, खाने की, पहनने की, काम करने की, माइग्रेशन की, मूवमेंट की, इस सरकार ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, RTI के कानून को कमजोर किया, दलितों के अधिकारों को छीना, रिसर्च जो करते थे बच्चे उनके पैसे को कम किया। हर जगह पर इन्होंने जो स्वतंत्रता से रिलेटेड कि देश आगे बढ़ेगा, उन चीजों को काटा, उनको फ्रेम्ड किया कि नहीं जो हम चाहेंगे बस वही होगा। तुम शौचालय देखो, 5 किलो अनाज देखो, इससे ऊपर नहीं सोचो। इस सरकार की पॉलिसी हो गई। कर्नाटक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, और कर्नाटक से बात हम पूरे एक भारत के परिदृश्य पे करेंगे कि जो आज के दौर में चुनाव की स्थितियां हैं, चुनाव के तरीके हैं और चुनाव में जो गारंटियां हैं वो एकदम से बदल गई हैं। एक नया शब्द आया है, मुफ्त, फ्री बीज, मुफ्त में देना, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप घबरा क्यों रहे हैं, बोलिए ना। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, वो रेवड़ी आपने भी दी है, कर्नाटक में दी है, हिमाचल प्रदेश में दी है, और कर्नाटक में आपकी सरकार बनी उसी मुफ्त योजना के सहारे। लेकिन अब आपकी सरकार कहती है कि अगर उन्हें मुफ्त में वो योजनाओं को देना है, पूरा करना है, तो आप अगले साल या फिर कुछ सालों तक
विकास के कार्यों के लिए फंड रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी सरकार बनी तो आपने 40,000 करोड़ रुपए रिजर्व किए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये योजनाएं सही हैं? दूसरा, क्या इससे सरकार पे अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमें जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने का काम करना है। एक संविधान का पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हम उसको किस तरह से, किस लिमिट में करते हैं। अगर महिलाओं को फ्री में बस में जाने का साधन मिल जाता है तो मुझे लगता है उसका कंपैरिजन हम फ्री में टीवी बांटने से नहीं कर सकते। जो साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से शुरू हुआ, फिर अब देश की प्रधानमंत्री और खास देश की सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री महोदय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। फिर वो भूल जाते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दे रहा हूं। फिर वो भूल जाते हैं कि गुजरात में वही स्कूटी बांट रहे थे। तो सबसे पहले फ्रीबी क्या है और वास्तव में वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको डिफाइन करना जरूरी है। और ये काम केंद्र सरकार का है, दुर्भाग्य वो कर नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि फ्रीबी क्या है उसको तय किया जाए, और केंद्र की सरकार उस पर कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, मतलब निकम्मी सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि फ्रीबी वास्तव में क्या है। अब आते हैं प्रभाव कितना पड़ेगा। गुजरात में तो कोई प्रभाव नहीं था। गुजरात में जब मोदी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, 9,000 करोड़ का कर्जा था गुजरात के ऊपर, और आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात अपने आप में हमेशा से प्रॉस्पेरस स्टेट रहा, लेकिन आज ग्रोथ रेट में राजस्थान ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में आप कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर, तो कहीं ना कहीं अगर महंगाई कम होगी, 2 पैसे किसी की बचत में लगेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो पहिया है वो घूमेगा। तो ये एक विषय ऐसा है कि जिसमें क्लैरिटी सरकारों को देनी है और जनता को तय करना है। कुछ चीजों पर हमें केजरीवाल जी के पे आपत्ति हो सकती है, कुछ चीजों को बीजेपी को हम पे आपत्ति हो सकती है। तो हम तो कह रहे हैं कि देश की सरकार जो तय करे कि घोषणा पत्र में ये होगा और ये नहीं होगा। ये बेहद जरूरी मसला है कि वो तय करें, वो जरूरी भी है, लेकिन जब तक वो सारी चीजें तय नहीं हो रही हैं, ये सवाल तो फिर भी खड़ा होगा ना कि जब अगर आप मुफ्त में ये योजनाएं रख रहे हैं, जो कि वेलफेयर के लिए अच्छी बात है, होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए, फ्री हेल्थ और एजुकेशन होना चाहिए, और अच्छा हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास नए स्कूल के ढांचे बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास और अन्य चीज़ों के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, हालांकि उसके खारिज कर दिया जा रहा है डीके शिव कुमार की ओर से, लेकिन जब डीके शिव कुमार साहब ये कहते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल बजट नहीं है, धीरज रखो हम देंगे, तो ये तो गलत बात है ना सर। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए। मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं हुई, और अगर सरकारें रोजगार अच्छा दे पाती तो शायद भारत की जनता आपसे मुफ्त का उम्मीद छोड़ ही देती। दोनों चीजें हैं। देखिए, आप कर्नाटक की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की हिमाचल से नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते। तीनों का अपना सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री में हैं। एक लगभग 60 लाख की पॉपुलेशन का केवल एक पूरा राज्य है। मैं हिमाचल पे आऊंगा सर, मैं कंपेयर बता रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं। आप कर्नाटक में शायद सुविधाएं ज्यादा दे सकते हैं। कर्नाटक की इकोनॉमी, कर्नाटक की जीडीपी जिस तरह की, वही चीजें शायद आप छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या यूपी में नहीं कर सकते। तो हर राज्य की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा लिखा था कि हम आएंगे और 2 महीने में सारी योजनाएं लागू कर देंगे। अगर वृद्धावस्था पेंशन की बात की, उसके कंप्लीट डाटा को कलेक्ट करने में और MIS बनाने में, उसी में कम से कम 6 महीने। लेकिन कई वादों को लेकर के मंच से खड़े होके न सिर्फ राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं ने ये चीज कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी उसके अगले दिन से
हम ये सारी योजनाएं लागू कर देंगे और आपको मिलेगा? दो चीजें हैं। अनिल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमने पहली कैबिनेट में इन प्रस्तावों को पास किया, यही वादा हमारा था। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हिमाचल में लागू करनी है तो हमने अक्टूबर नवंबर का टाइम दिया था कि लगभग इतना समय लगेगा, कौन कौन उस क्राइटेरिया में आता है, किन किन लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम ऑप्ट की है, किन किन लोगों को ओल्ड में जाना है, उनसे खुद फॉर्म भी भरवाए गए। तो मुझे लगता है कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में सितंबर अक्टूबर आपने बताया ना? मुझे मेरे जहां तक याद है कि अक्टूबर का समय दिया गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम और वृद्धावस्था वाली जो 1500 रुपए वाली स्कीम थी, तो डाटा तैयार करना, कलेक्ट करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत में एक नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। आज पूरा एडिटोरियल छपे हैं कि आयुष्मान भारत में पहले दिन से जल्दबाजी में गड़बड़ हुई। तो कोई भी योजना, चाहे वो जीएसटी की रही हो, गब्बर सिंह टैक्स ने कितने व्यापारियों को परेशान किया, क्योंकि मोदी जी को रात को 12 बजे वो संसद में जाके घंटा बजाना था, इसलिए वो तुरंत में कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमारा मैनिफेस्टो पूरा होगा, जो हमने घोषणाएं की हैं वो भी होंगी, और वो राज्य विकास की आगे रफ्तार पर भी आगे बढ़ेंगे। तो मतलब आप क्या ये कर्नाटक में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर कोई अन्य भी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के मतलब जो अपना प्लान बना रही हैं, गारंटियां दे रही हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है ये? देखिए, मैं जस्टिफाई करने की बात यह है कि अगर उससे सामाजिक और आर्थिक राज्य का उत्थान होता है, इफ दे प्रूव टू बी पॉजिटिव, हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी स्टेट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो साथ के साथ समीक्षा की भी आवश्यकता है, चाहे वो हमारे राज्य हो और चाहे दूसरे राज्य हो। तो मैं हिमाचल से एक सवाल ले ही लेता हूँ फिलहाल इस पे, कि आपका जब इलेक्शन वहाँ पे कैंपेन चल रहा था तो उसी दौरान आपने हिमाचल की महिलाओं से फॉर्म भरवा लिए थे। 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी। हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलना था, और वो महिलाएं पिछले 8 महीने से इंतज़ार कर रही हैं कि आपकी सरकार उन्हें 1500 रुपये देगी। अब तक उन्हें वो नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है, मैंने अभी भी कहा आपको, मैं 2 महीने पहले मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने यही बात कही थी मुझे कि आलोक, इसमें पंचायत लेवल तक से डाटा इकट्ठा हो रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि हर महिला को था, कोई महिला अगर गवर्नमेंट जॉब पे है तो उसको नहीं मिलेगा, किसी को रिटायर्ड पेंशन मिल रही है तो उसको नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा डाटा है जिसको सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लगभग 3 महीने और लगेंगे और काम जो है वॉर फुटिंग पे चल रहा है। हिमाचल की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल में पिछले 1 से 1.5 महीने में लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान है बारिश और बाढ़ से। लगभग 90,000 मकानों के यहाँ क्रैक्स आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपए की घोषणा नहीं, 1 रुपए की। छोटी छोटी सड़कें बह गई। कितने लोग हैं जो अपने कारोबार पर जा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों की बजाय आज तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि जो 90,000 मकानों में दरार आई हैं, केंद्र सरकार उसके लिए राज्य सरकार को क्या मदद करती है। मोदी साहब गुजरात में कोई चीज़ आती है तो तुरंत हवाई सर्वेक्षण भी कराते हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। आज हिमाचल के लिए बीजेपी के किसी एक नेता का बयान बताइए आप कि केंद्र सरकार मदद करेगी। नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल का कितना जीएसटी का पैसा बकाया है ये बताइए। कर्नाटक का कितना पैसा जीएसटी का, सीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास है ये बताइए। बहुत बड़ा मुद्दा था कर्नाटक के चुनाव में। तो मुझे लगता है केंद्र और राज्य, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि टीम वर्क है, ये टीम इंडिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब एनडीसी की बैठकें होती हैं तो मुख्यमंत्री बायकॉट करते हैं। मैं दोबारा हिमाचल वाले सवाल पे, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। क्लैरिटी ये नहीं मिली है कि जब
सरकार बनी तब ये क्लियर था कि हाँ सरकार बनते ही इन लोगों को मिलेगा, पहली चीज उसमें आपने क्लियरिटी दे दी कि हाँ ठीक है उस पर सर्वे चल रहा है, 2-3 महीने और लगेंगे और वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक नया शब्द जोड़ा उसमें, चरणबद्ध तरीके से। जो भी योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो चरणबद्ध तरीके से होंगी। तो पहले तो ये चरणबद्ध शब्द नहीं था, पहली गलती। दूसरा, आप ये कहते हैं कि 1000 करोड़ की कमी आ गई है अगर इन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं। तीसरा, आपके राज्य पे 76 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज है और अभी हाल ही में आपने कुछ शायद 1 महीने पहले 800 करोड़ रुपए मार्केट से ऋण लिया है। तो आप इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप उन लोगों को पैसा 3 महीने बाद भी कहाँ से ला के देंगे? देखिए, मुझे लगता है, मतलब मेरा सवाल जायज़ है कि नहीं? मैं बिल्कुल आपके सवाल का ही टू द पॉइंट जवाब दूंगा अनिल जी। रिसोर्सेज जनरेट करना राज्य का काम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने कहा 800 करोड़ रुपया लिया, इससे पहले तो 5 साल बीजेपी की सरकार थी। कितना फिजिकल डेफिसिट था, कितना बजटरी डेफिसिट था, भयंकर बजटरी डेफिसिट था। तब तो स्कीम्स नहीं थी। केवल स्कीम्स की वजह से सरकार घाटे में जाएगी ये कहना गलत होगा। आप सरकार में बाकी रेवेन्यू जनरेशन अगर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि भाई फिर नेगेटिव जाएंगे। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया 9 साल में, जैसा कि बीजेपी कहती है। आप मुझे केवल ये बताइए कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, 4 गुना कर्जा देश के ऊपर हो गया। 2,26,000 करोड़ रुपया आरबीआई से ले लिया, 1,76,000 करोड़ रुपया सेक्शन 8 के माध्यम से ले लिया इन्होंने। और उसके बावजूद आज जो देश की हालत है, क्या वो केवल 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने से है? नहीं, उसका कारण है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। नोटबंदी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसका तमाम राज्यों पर भी प्रभाव रहा। जिस तरह से जीएसटी का रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है और जीएसटी का पैसा केंद्र के पास बकाया रह जाता है, केंद्र उसका यूटिलाइजेशन करता है, राज्यों को नहीं देता है। बीजेपी के राज्य तो बेचारे क्या कहें, वो तो मोदी जी से डरते ही हैं। अपोजिशन राज्य सब चिल्लाते रहते हैं कि हमारा पैसा तो दे दो। जीएसटी का फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन राज्यों के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन गया। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी का राज्य है। उसमें चाहे टूरिज्म है और चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। 60 लाख लोग हैं मात्र, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है। मुझे लगता है सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी अगर हिमाचल की आप देखेंगे तो और राज्यों की नहीं है। हिमाचल के इंटीरियर के गांवों में भी सेब के बागान है। अब मोदी जी पता नहीं ड्रोन कब भेज रहे हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल बाकी राज्यों से, खासतौर पर पहाड़ी छोटे राज्यों में, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस है और हिमाचल की जनता जल्द ही इस त्रासदी से भी वापस बाहर आएगी। चलिए, एक बुनियादी सवाल फिर इसमें मैं पूछूंगा, जो हर सवाल के बाद में मुझे जो लगता है कि एक आम नागरिक, एक वोटर होने के नाते मुझे जानना चाहिए कि जब सरकारों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है, सपोज कीजिए कि बीजेपी ने कर्ज बढ़ाकर आपको दे दिया, आपने सरकार जीत ली, या फिर आपने कर्ज बढ़ाकर भाजपा को दे दिया, या फिर केंद्र की बात। ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ हमें पता है, अगर आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो इतना तो पता होता है आपको कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो भारत पे कितना लाख का कर्जा है और क्या नहीं है, तो पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देश का कर्जा खत्म करना या राज्य का कर्जा खत्म करना? उसके बाद साथ में डेवलपमेंट भी चलते रहे, उसके बाद फ्री और मुफ्त की चीज़ें जो भी बांटने वाली बातचीत हो जाए। पर ये सारी चीज़ें नेताओं को पता होने के बाद, पार्टियों को पता होने के बाद भी वो पार्टियां अलग तरह के ऐलान करती हैं। क्या वो जायज़ है? क्या 15 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों का माफ कर देना जायज है? बिल्कुल नहीं है। क्या 5 लाख के करीब का, 6 लाख करोड़ के करीब का टैक्स वेवर हो जाना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम किसानों का नहीं हो रहा है। मैं वही कहूंगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये कदम कहीं ना कहीं कारगर है। आज कोरोना से पहले 102 खरबपति लोग थे इस देश के अंदर, आज 162 हैं। वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो मोदी जी के आने के बाद लगातार बढ़ रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। उस खाई को भरने के लिए अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम लेकर आई जाती है, उसमें यह नहीं होना चाहिए कि वेलफेयर स्कीम को रोक दीजिए,
वेलफेयर स्कीम के साथ रिसोर्सेज को कैसे आप जनरेट करोगे, चर्चा इस पर ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है गरीब की बच्ची को अगर साइकिल मिले और वो स्कूल जाए तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर तमिलनाडु में ही वही चीज़ कि फ्री टीवी देंगे और फ्री सोने की चेन देंगे तो मैं उसका सख्त विरोध करूंगा। वेलफेयर स्कीम्स में अगर कोई चीज़ शुरू की जाती है, राइट टू हेल्थ अगर आप दे रहे हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार में अगर 8 रुपये में भोजन मिल रहा है, इंदिरा रसोई योजना में 17 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, उसमें अगर 25 रुपये में किसी गरीब को बस स्टैंड पर भोजन मिल रहा है तो उससे क्राइम रेट भी कम होगा, उससे इकॉनमी का पहिया भी आगे दौड़ेगा, उससे उस व्यक्ति की हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर लॉन्ग टर्म में उस पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं समझता हूँ समीक्षा, आलोचना, डिबेट, डिस्कशन इन पॉलिसीज़ पर होना चाहिए, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के लिए चीज़ें आवश्यक हैं। बिल्कुल है। और मैं पूरे अपने इंटरव्यू में, चाहे वो कर्नाटका की बात हो चाहे हिमाचल प्रदेश की, और मुफ्त में जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही हैं, मैं इन सब का समर्थक हूँ। मैं पूछने का, मेरे सारे सवाल पूछने का रीज़न ये था कि कहीं से भी सरकार के ऊपर ऐसे कोई अतिरिक्त बोझ ना हो जिस वजह से अन्य डेवलपमेंट के काम ना हो पाए, तो इसे भी ध्यान में रखना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता बहुत है। ज़रूरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इतर जाऊंगा और थोड़ा टाइम और लगेगा। बजरंग दल से कितनी मोहब्बत है आपको? देखिए, मोहब्बत तो, और नफरत कितनी है वो भी बता दीजिएगा। कांग्रेस नफरत नहीं करती है किसी से भी, मोहब्बत तो हर चीज से होनी चाहिए। अगर बजरंग दल बजरंग बली के दिखाए रास्ते को समाज में आगे बढ़ाए तो जरूर मोहब्बत का पात्र है। लेकिन अगर वही बजरंग दल हुड़दंग करने लगे और वही बजरंग दल जो है वो मेवात में जाकर हिंदू मुस्लिम करने लगे, वही बजरंग दल अगर रामनवमी के दिन 7-7, 8-8 राज्यों में दंगे फैलाने में उसका इन्वॉल्वमेंट मिले, तो मुझे लगता है कि फिर प्रश्न चिन्ह लगाना भी जायज है। तो आपने शटडाउन क्यों नहीं किया कर्नाटका में? आपने तो कहा था मैंने वो मैनिफेस्टो की लाइन क्लियरली पढ़ी है, कानून के अनुसार हम उस पर काम करेंगे। जब से हमारी सरकार आई है, बजरंग दल ने अगर एक भी हुड़दंग किया हो कर्नाटक में, आप याद कीजिए, नहीं किया है। पिछले 4 महीने में एक भी इंसिडेंस नहीं होने दिया। लेकिन बैन क्लियर था कि बैन लगाएंगे, कानून के अनुसार बैन लगाएंगे। कानून के अनुसार, हाँ, कानून के अनुसार शब्द था उसके अंदर, और केवल वो बजरंग दल नहीं था, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी कि इस तरह की जो भी घटनाएं करते हैं उनके ऊपर बैन लगाएंगे। तो स्वाभाविक है, कानून के अनुसार अगर कोई हुड़दंगी संगठन है उसके ऊपर बैन लगाना, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी किसी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ पे बुलाया गया और कहा गया कि बजरंग दल बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम दिग्विजय सिंह जी की बात है। तो क्या मध्य प्रदेश में आप बजरंग दल के सहारे कुछ हिंदुत्ववादी छवि अपनी बनाने के फिराक में है? एक चीज़ और इसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया वहाँ पे, तो क्या धर्म को साधने का तैयारी कर लिया गया है कांग्रेस की ओर से? निजी आस्था का विषय है, और अभी एक सर्वे हुआ, एक टीवी चैनल ने किया, 3-4 लोगों के मुख्य नाम थे कि भाई इनमें कौन सबसे ज्यादा धर्म को लेकर आगे बढ़ता है, तो उसमें कमलनाथ जी का सबसे आगे था। जितना बड़ा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का मंदिर बनवाया, प्रचार नहीं किया उन्होंने। तो किसी एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि साहब आपने यहीं पे ये हनुमान जी का मंदिर क्यों बनवाया, तो उन्होंने कहा मेरी हनुमान जी में तो आस्था है ही। अब ऑफ द रिकॉर्ड की बात थी, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसी स्थान पर जहाँ मैंने छिंदवाड़ा में मंदिर बनवाया, और बच गए थे, और मैं जान से जाता जाता बचा, और शायद मैं उस समय हनुमान जी को ही याद कर रहा था। तो ये निजी आस्था है। धर्म के आधार पर आप कहें कि 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, हरामजादे और रामजादे, गोली मारो, ये शब्द गलत हैं। धर्म मेरा भी आस्था का विषय है, मैं सुबह पूजा करके आया हूं अभी, लेकिन मैं पूजा के नाम पर कहूं कि साहब मैंने तिलक लगा रखा है इसलिए सारे तिलकधारी मुझे वोट दे दो, वो गलत है। मैं अगर जनेऊ पहनता हूं तो ठीक है, मेरी आस्था है भाई ये, लेकिन धर्म का राजनीति में दुरुपयोग और नकली हिंदुत्व का सहारा लेकर
जिस तरह से बीजेपी ने सनातन का दुरुपयोग किया है वो दुखद है, इसलिए सवाल उठते हैं। एक बार फिर राजस्थान चलते हैं इन सारी चीज़ों से निकल के। भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी सरकार बहुत मुखर है, बहुत अच्छा काम कर रही है जैसा कि आप कहते हैं। जब आपकी सरकार नहीं थी उसके पहले वसुंधरा राजे सरकार पर 45,000 करोड़ का एक घोटाले का 137 खानों को आवंटन को लेकर के मामला था। सचिन पायलट रास्ते पर रहे, उन्होंने पदयात्रा करी, 2-2 बार छोड़ के इधर उधर गए। मुस्करा रहे हैं आप। खैर, क्या हुआ सर उस चीज़ का? आपकी सरकार ने देखिए, मैं बता देना एक चाहता बार हूं, भी दो उसके केस- खिलाफ मामला नहीं खोला, दूसरा न सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए, और आपके एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और केंद्र के बड़े नेता सचिन पायलट सड़क पे जाके लड़ाई लड़ते रहे, हजारों लोग उनके पीछे लड़ते रहे, और बाद में आप लोगों ने सल्टा लिया। देखिए, जहां तक माइनिंग की बात है, 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और वो मैटर अभी भी पेंडिंग है। किस तरह से जो 2013 में वसुंधरा जी की सरकार आने के बाद, 13 या 14 की बात है, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, 14 की बात 14 की बात है। हाँ। 14 बहुत की सारी बात है। माइंस दी गई, हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। हमने कहा इसमें घोटाला हुआ है। उसके बाद भी आज भी वो मैटर सब जुडिस है, और उसमें मैक्सिमम जो ग्रेनाइट की पत्थर की खानें थी वो थी। उसमें क्या था कि जिन लोगों की निजी भूमि थी और उसमें पहाड़ आ रहा था, उसको माइन में कन्वर्ट करने का एक पूरा मैटर था। सब जुडिस है, न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसको हम पूरी तरह से, सरकार ने उस केस को वापस नहीं लिया, सरकार उस केस को लड़ रही है। न्यायालय से ऊपर जाकर सरकार कोई काम नहीं कर सकती। न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसके पूरी तरह से उसकी पालना करेंगे। तो जब ये सारी चीजें सचिन पायलट जी को मालूम थी तो क्यों पदयात्रा कर रहे थे? और ये तो इसका उत्तर तो बेहतर सचिन पायलट जी दे सकते हैं। मैंने इंटरव्यू किया था उनका, हाँ जी। पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये तो राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन उन्होंने जांच के आदेश तक नहीं दिए। नहीं, वो 4 साल के करीब तक उप मुख्यमंत्री रहे, 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया? वो छोड़ के गए, क्या हुआ वो चर्चा का विषय नहीं है आज का, लेकिन क्या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठते हैं? आप सरकार में थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आरोप आपने लगाए, आपको तो 10वें दिन धरने पे बैठ ऑन जाना। द रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं कि कमी सचिन पायलट जी में भी है? नहीं, मैं नहीं कह रहा कमी किसमें है, मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, आपने सरकार कहा में सर, जब फिर आप मान नहीं अनिल रहे। जी देखिए, जब वो सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो विधानसभा में सवाल उठाना चाहिए था उनको, क्यों नहीं उठाया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अगर आप सवाल उठाते तो जरूर उस पर कहीं ना कहीं कोई चीज आती सामने निकल कर। मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी भी ये सवाल विधानसभा में उठाए। अभी CWC का मेंबर बना दिया गया। ठीक है, हमारे अच्छे नेता हैं वो, उनको बधाई, शुभकामनाएं। एक और आखिरी सवाल, 2 है, मैं सोचा था एक ही है पर 2 है। आपसे आप समझ गए? हाँ हाँ। आप दिल्ली में, पंजाब में और कहीं ना कहीं अन्य भी राज्यों में, इवन राजस्थान में भी, आपकी पतन का मुख्य कारण रहा है ना? और आज आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये विचारधाराएं कैसे बदलती हैं फायदे के लिए, और आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो पार्टी आपको पंजाब से बाहर निकाल देती है, दिल्ली से निकाल देती है, आपकी जो नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर लांछन लगाती है, राहुल गांधी के ऊपर लांछन लगाती है, और आप सब चीज़ भूल के सत्ता के लिए, ये सवाल है मेरा नहीं है, सार्वजनिक नहीं, आपका भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि सत्ता के लिए आप लोग सबको इकट्ठे हो गए। देखिए, इसमें 2-3 थोड़ा सा तो फिल्टर होना चाहिए था ना। 2-3 हिस्से हैं आपके प्रश्न के। सबसे पहली चीज, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया उन्होंने। इंडिया में, इंडिया के मेंबर हैं, और इंडिया में अकेली कांग्रेस नहीं है, इंडिया में बाकी दल भी, और उनका भी एक अपना मत है। दूसरा, हमने जो उनका साथ दिया, वो जो ऑर्डिनेंस था, दिल्ली सर्विसेज वाला जो ऑर्डिनेंस था, आर्टिकल 239A वाला, कि जो पावर्स हैं वो किसके पास रहे, ऑफिसर्स के ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की,
हमें लगता है चुनी हुई सरकार के पास रहें तो बेहतर रहेगा। हमने उस बिल का समर्थन किया। हमने पार्टी केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी हो ऐसा नहीं। आज भी अगर उनके कोई घोटाले के आरोप हैं, हम मांग करते हैं जांच होनी चाहिए। आज भी हम कहते हैं। पर अब आजकल आप लोग दिल्ली के मुद्दे पे एकदम शांत हो गए हैं। मैं बिल्कुल शांत नहीं हूँ। मुझे मेरी थोड़ा सा पार्टी के इंटरनल कई खबर लोग है शांत सर। नहीं। आप अजय माकन को देखिए, आप अनिल चौधरी को देखिए, आप संदीप दीक्षित को देखिए, आप आलोक शर्मा को देखिए। हम सवाल दीक्षित उठा जी रहे तो हैं। खैर ठीक है, मैं कह रहा हूं खुल के सब बोलते हैं, लेकिन हम अनिल चौधरी जी बेचारे अब शांत, अब क्या ही करेंगे, अब तो हम मजबूरी आ गई सवाल है। हम आज भी सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लेना चाहिए, आज भी धुर विरोधी हूं मैं इस बात का। एक व्यक्ति जो अन्ना हजारे की कंधे पर चढ़कर ऊपर आ गया, वो व्यक्ति कैसे एक शहीद के लिए इस तरह की बात कर सकता? मैं आज भी विरोधी हूं उस चीज का, और मैं बिल्कुल उनकी बहुत सी पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। शीश महल पे सवाल उठाने वाला व्यक्ति पहला मैं था, और आज वो सवाल वहीं बरकरार हैं। कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस की कि हम आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगे या विरोध में जाएंगे। इंडिया का फैसला था, वो आए, आगे इंडिया का फैसला रहेगा। हमारी कोई मजबूरी नहीं। राज्य में जो इलेक्शन होंगे वहां भी गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी से? देखिए समय बताएगा। पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है वो बहुत सकारात्मक तो नहीं दिख रहा है। अभी परसों नरसिंह, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा। मैं उस मुद्दे पर, आपके इस प्रश्न पर टिप्पणी करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये प्रवक्ता नहीं बता सकता है। ये टॉप लीडरशिप तय करेगी, इंडिया तय करेगा। जो गठबंधन है हमारा वो तय करेगा। ठीक है, आखिरी सवाल लेता हूँ। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि, मतलब जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी जमीनों को चीन ने हड़प लिया है और सरकार उस पर हामी भरने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी ज़मीनों को लिया है। उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि 42,000 वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है वो कांग्रेस ने थाली में सजा के चीन को दे दी। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मजबूरी है। आज उनकी हालत ये होगी ना घर के ना घाट के। कांग्रेस छोड़ गए, कांग्रेस में तो बड़ा कद था। बीजेपी चली गए, बीजेपी में ग्वालियर में अपना शहर अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहे हैं। गए तो किसी और काम से थे, जाते ही एयर इंडिया बिक गया, तो वो मंत्रालय भी ऐसा दे दिया, उसमें अब उनके पास कुछ बचा नहीं। उनको अब अपने लोगों को टिकट दिलवाने हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है बीजेपी में। इस तरह के उलूल जुलूल बयान वो देते हुए पाए जाएंगे अगले कुछ दिनों में। उन्हीं के बयान अगर 3 साल पुराने आप मोदी जी के और सरकार के खिलाफ देख लें तो आप ये प्रश्न ही नहीं करेंगे क्या क्या बोलते थे वो। किस तरह से जमीर ऐसे बदलता है ने तो समझ से परे। जब वो ये कहते हैं कि 42,000 किलोमीटर की भूमि थाली में परोस कर दे दी, तब वो हजारों उन शहीदों का अपमान करते हैं जिन्होंने चाइना से लड़ाई लड़ते हुए अपने जान का बलिदान दिया। हम लड़े, हम कमजोर थे, हम हार गए। चाइना ने हमारी भूमि को कब्जाया। हमने रोज, पंडित नेहरू ने रोज संसद में उसकी अपडेट दी। आज ये हो रहा है युद्ध में, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी रोज सवाल पूछते थे, हम तो सवालों से नहीं भागे। अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्हीं के सांसद ने कहा कि हाँ अरुणाचल में उन्होंने जमीन कब्जा ली। उन्हीं की बीजेपी की एक पार्षद ने लेह लद्दाख में कहा कि हमारी जमीन कब्जा ली। संसद की रिकॉर्डिंग से वो हर चीजें हटा दी गई। सैटेलाइट इमेजेस तो झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन देश के कमजोर प्रधानमंत्री ने चाइना से लाल आंख करने की बजाय क्लीन चिट देना बेहतर समझा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अब आप वहीं रहिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं और भाग जाएं आप, और थोड़ी सी हिम्मत जुटा के बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। एक और आखिरी सवाल ले लूं। अभी हाल ही में कहीं आपका मैं डिबेट देख रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपसे पूछूंगा इस बारे में कि नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी तो वो कहते थे कि हमारे पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हैं तो हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, और आज तो प्रधानमंत्री गले मिल के आते हैं, तो आपको फिर दिक्कत किस बात से है? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं किसी मुद्दे पर ऐसा बोला है।
पहली चीज। दूसरा, अमेरिका के एंगल से हमने हमेशा से रशिया हमारा या फॉर्मर यूएसएसआर हमारा ज़्यादा नज़दीकी रहा, क्योंकि अमेरिका का झुकाव मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान के साथ रहा। तो अमेरिका हमारे पीछे खड़ा ऐसा तो हमने कभी नहीं माना। जिस समय पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अमेरिका का साथ जो जहाज़ों का बेड़ा था वो अरब सागर में खड़ा रह गया था, क्योंकि फॉर्मर यूएसएसआर हमारे साथ खड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई टिप्पणी आई है। लेकिन प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद विदेश नीति तो काफी मजबूत हो गई है। हाँ, बहुत मजबूत हुई है, बिल्कुल इतनी मजबूत हो गई है कि बिल्कुल चटकने को तैयार बैठी है। पाकिस्तान रशिया नजदीक चले गए हैं, चाइना हमारी भूमि में घुसा है, नेपाल हमारा जो छोटा भाई था वो हमसे दूर हो गया, तमाम मालदीव से लेकर श्रीलंका तक सब चाइना घुस गया। विदेश नीति विदेश में जाकर नारे लगवाने से नहीं होती। लेकिन यूक्रेन का युद्ध भी तो रुकवाया ना उन्होंने। हाँ, ये तो है बिल्कुल। हमने भी सुना, कई झूठों ने ऐसा कहा। विदेश मंत्रालय उन्हीं का मजाक उड़ाता है इस बात पे। नड्डा और अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना है, जितने यूक्रेन के बच्चे जो इंडिया में वापस आ गए थे, अब वापस जब गए हैं यूक्रेन में अपने कॉलेजेस में, जहां जहां थोड़ी शांति हुई है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन। क्यों? उन 17,000 बच्चों से पूछिए, कोई 3rd ईयर MBBS में था, कोई 4th ईयर में था। इस सरकार, निकम्मी सरकार ने उन बच्चों का कुछ नहीं किया। बयानवीर सरकार अब बताए कि 2.5 साल तक अमेरिका का एम्बेसडर हिंदुस्तान को क्यों नहीं मिला। 5 राज्यों के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ने बैन क्यों किया। ये निकम्मी सरकार बताए कि जो 17,000 के करीब बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनका भविष्य किसके हाथों में, और उनको वापस वो जाकर वहां पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इसकी क्या नीति है। ये लफाजी करना, ये बड़ी बड़ी बयान देना, ये छोड़ दे सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और कैसा रहा इंटरव्यू, ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा, और तीखे सवाल होते और अच्छा लगता। मैं आखिर में अपने गेस्ट से ये कहता हूँ कि अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी, या फिर आपने पुराने हमारे कुछ काम देखे हों, तो अगर ठीक लगता है तो आप इस कैमरे में देख के आप ये अपील कर सकते हैं कि आप हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। जिस्ट हमारा प्लेटफॉर्म है। नहीं, मुझे लगता है कि जिस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सच के साथ पत्रकारिता करने में नए युवा साथी हमारे सब काम कर रहे हैं। मैं तो प्रमोट करूंगा ही। जो भी दर्शक समझते हूं कि सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ हमने इस कार्यक्रम में बात की, आप भी इनको सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, मेरी आपसे प्रार्थना है।